नमस्कार, मैं हूं अखिलेश आनंद और आप मेरे साथ लगातार देख रहे हैं घंटी बजाओ। शो के इस खास हिस्से में आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट की, जहां शिवसेना के अंदर हुई बगावत ने सियासत का पूरा आंकड़ा बदल कर रख दिया है। लेकिन कौन है शिवसेना के अंदर हुई इतनी बड़ी बगावत का सूत्रधार? कौन है इस सियासत का असली खलनायक? क्या उद्धव बलि का बकरा बन गए हैं? उनके सबसे भरोसेमंद पवार के पावर एक्सपेरिमेंट के? देखिए हमारा यह खास विश्लेषण। मी या क्षणाला मुख्यमंत्री पद सोडायला तयार आहे आणि हे माझं नाटक नाही। मुख्यमंत्री आवास खाली करने की ये तस्वीरें मुंबई के वर्षा से मातोश्री तक शिव सैनिकों का ये जमघट। उद्धव के समर्थन में हुई इस नारेबाजी से पहले फेसबुक लाइव पर उनका ये सरेंडर। मी या क्षणाला मुख्यमंत्री पद सोडायला तयार आहे आणि हे माझं नाटक नाही। आखिर ये नौबत क्यों आई, कैसे आई? इतनी बड़ी बगावत का असली खलनायक कौन है? तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला। त्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला ऐतिहासिक मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला। उद्धव ठाकरे आरोप शिव सैनिकों से दूर रहने का। आदित्य ठाकरे आरोप मंत्रियों के काम में दखल देने का। अजीत पवार आरोप शिवसेना मंत्रियों से सौतेले व्यवहार का। शरद पवार आरोप सत्ता की चाबी अपने पास रखने का। महाराष्ट्र में सत्ता के असली खलनायक उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य को उतना नहीं माना जा रहा है जितना कि एनसीपी के दोनों पवार को। जिन लोगों ने बगावत की है उनका मानना है कि उद्धव ठाकरे सिर्फ कहने भर के लिए ही मुख्यमंत्री थे, जबकि सत्ता की असली कमान तो शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के हाथ थी। और ऐसा मंत्रालयों के बंटवारे के वक्त भी नजर आया जब तमाम मलाईदार मंत्रालय एनसीपी के खाते में गए। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में जहां शिवसेना और कांग्रेस के पास 10-10 मंत्रालय हैं, वहीं एनसीपी के पास 11 मंत्रालय मौजूद हैं। इनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर मंत्रालय भी एनसीपी के पास ही है, जिनमें शामिल है गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय। मंत्रालयों के इस बंटवारे की वजह से शिव सैनिक मंत्रियों का ही नहीं बल्कि अब सत्ता में शामिल कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि सरकार के अंदर एनसीपी की दखल सबसे ज्यादा थी और वो कांग्रेस को सबसे ज्यादा परेशान किया करते थे। एनसीपी का सवाल था कि जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिसके बारे में शिवसेना का भी एमएलए ने इस बात का मुद्दा उठाया कि अजित पवार हमें बहुत तकलीफ देते थे, वही बात हमारे भी सामने आती थी। और हमारे मंत्री जो थे, मंत्री के डिपार्टमेंट में पैसे नहीं देना, उनको तकलीफ देना, इसी तरह का काम होता था। और उसके बारे में हम स्पष्ट कहते थे कि ये ऐसा नहीं चलेगा। आखिरी राज्य की जनता के लिए ये सरकार बनाई है, कोई ग्रुप के लिए नहीं बनी है। शिवसेना के मंत्री और विधायकों का आरोप है कि उद्धव उनसे मिलते नहीं थे, जबकि कांग्रेस और एनसीपी के लिए उनके दरवाजे हरदम खुले रहते थे। कई विधायकों ने पहले भी एनसीपी की मनमानी को लेकर शिकायतें की थी, लेकिन सीएम ठाकरे ने ध्यान नहीं दिया। कब से सब विधायक बोल रहे हैं कि आप एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़िए। वो साथ छोड़ने के बगैर उन्होंने तो अपने विधायकों को ही साथ छोड़ना पसंद किया। इससे मुझे लगता है क्योंकि अल्टीमेटली यू विल हैव टू मेक अ चॉइस व्हेन द इलेक्टेड पीपल आर टेलिंग यू दैट एनसीपी एंड कांग्रेस आर ट्राइंग टू प्रमोट the people who were defeated by the people in the election. They want to promote them, and instead of giving funds to the constituencies, they are neglecting them. पिछले काफी वक्त से
शिवसेना विधायक आरोप लगा रहे थे कि जहां अजीत पवार मुख्यमंत्री की भूमिका निभाते थे, वहीं संजय राउत पार्टी प्रमुख की। दोनों नेताओं के सामने विधायकों की कोई मांग सुनी नहीं जाती थी। इन सब वजहों के बाद भी एनसीपी का रुख अभी भी नरम नहीं पड़ा है। एनसीपी अभी भी ये मानकर चल रही है कि उसने ही उद्धव को मुख्यमंत्री बनाया। चीफ मिनिस्ट्रियल पोस्ट हमारे महाविकास आघाड़ी में वी हैव गिवन इट टू शिवसेना, सो इट इज अप टू शिवसेना एंड देयर इंटरनल डिसीजन हु विल रिमेन एज चीफ मिनिस्टर। एनसीपी नेता जयंत पाटिल के इस रुख पर महाराष्ट्र में विपक्ष के तौर पर मौजूद बीजेपी तंज कस रही है। बिना बहुमत सिद्ध किए कोई सरकार न बनती है और जब तक बहुमत साबित नहीं करेगी तब तक कोई सरकार सत्ता में नहीं रह सकती। वो तो चीज़ें फ्लोर टेस्ट में ही होंगी और स्वाभाविक रूप से वो महाराष्ट्र की विधानसभा में ही इसका परीक्षण हो सकेगा। इतनी बड़ी बगावत की असली वजह बनी एनसीपी अब भी पूरी सियासत को अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगी हुई है। इतनी बड़ी क्राइसिस होने के बावजूद राज्य के गृह मंत्री मुख्यमंत्री उद्धव से नहीं बल्कि अपने पार्टी प्रमुख शरद पवार से मिलते जाते दिखाई दिए। उद्धव के हार मान लेने के बावजूद शरद पवार और उनकी पार्टी एनसीपी सत्ता का केंद्र बनी हुई है। क्या अजीत पवार, क्या शरद पवार, क्या उनकी बेटी सुप्रिया सुले महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त शिवसेना के अलावा कहीं हलचल है तो वो एनसीपी ही है। एकच उदाहरण मी सांगू इच्छितो की आता मी टेलिव्हिजनवर एकनाथ शिंदे यांचा एक इंटरव्ह्यू पाहिला आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी असं स्टेटमेंट केले की आम्हाला एका राष्ट्रीय पक्षाचा पाठिंबा आहे। आखिर एनसीपी पर उंगली क्यों ना उठे? जिस तरह के आरोप हैं उससे तो यही लगता है कि महाअघाड़ी की सरकार बनाने को लेकर अपनी भूमिका निभाने की कीमत एनसीपी ने कुछ इस तरह से वसूलना चाहा जैसे कि ये सब सिर्फ उसी का हो, बाकी सब कुछ उनके रहमो करम पर चल रहा हो। यहाँ तक कि खुद उद्धव ठाकरे को अपने फेसबुक लाइव में कहना पड़ा कि शरद पवार के कहने पर ही वो मुख्यमंत्री बने। ते ठरल्यानंतर मला त्यांनी सांगितलं की उद्धव जरा 1 मिनिट बोलायचे। म्हटलं काय बोलायचं, आता ठरलं सगळं, नाही 1 मिनिट। आणि बाजूला खोलीत गेल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की उद्धव हे सगळं ठीक आहे पण जबाबदारी तुम्हाला घ्यावी लागेल। म्हटलं का? तर तसं नाही म्हणे, आमच्याकडे पण ज्येष्ठ लोक आहेत, काँग्रेसकडे पण ज्येष्ठ लोक आहेत आणि शिवसेनेकडनं जर तुम्ही नसाल तर ते पुढे चालणं हे कठीण आहे। मी म्हटलं पवार साहेब काय मस्करी करता का? मिला जुलाकर महाराष्ट्र की सरकार बनाने से लेकर उसे चलाने तक में एनसीपी की जो भूमिका रही उसके नेताओं और मंत्रियों ने उसका जमकर फायदा उठाया और मुख्यमंत्री पद देकर शिवसेना के बाकी मंत्रियों के साथ बुरे से बुरा सलूक जारी रहा। अब यहाँ पर 3 बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या एनसीपी के भ्रष्टाचार और दबदबे की वजह से टूटी शिवसेना? महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के ऊपर शरद पवार की शख्सियत बहुत हावी थी, लेकिन ये मानना उचित नहीं होगा कि मुख्यमंत्री पूरी तरीके से शरद पवार की कठपुतली थे। एबीपी पर ही एक सर्वेक्षण आया था देश के मुख्यमंत्रियों के प्रदर्शन के ऊपर, उसमें उद्धव ठाकरे को बहुत अच्छे नंबर दिए गए थे और कहा गया था कि वो देश के कुछ सफल मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। इसलिए उनके ऊपर बागी लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि वो लोगों की सुनते नहीं थे या मिलते नहीं थे या उपलब्ध नहीं थे या कोई काम नहीं किया इसलिए शिवसैनिक नाराज थे, मुझे लगता है कि ये बात उस तरह से सही नहीं है। ये आरोप जो है काफी कुछ राजनीति प्रेरित लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार को असल में एनसीपी और पवार चला रहे थे। इस बात को कहना आसान है लेकिन यह असंभव है कि केवल एनसीपी और पवार ही इस सरकार को चला रहे हो। इस सरकार में कांग्रेस भी एक भागीदार थी और कांग्रेस कोई छोटी मोटी भागीदार नहीं थी। दूसरे हमें यह भी देखना होगा कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के लिए चुनते समय कांग्रेस और एनसीपी के राजनीतिक लक्ष्य क्या थे? क्या वे इस सरकार को गिराना चाहते थे? क्या वे इस सरकार को बदनाम करना चाहते थे? ऐसा करने से तो सीधा सीधा उन्हीं को नुकसान होने वाला था। मुझे लगता है कि इसमें जो अंतर्विरोध थे या सरकार जिन विरोधाभासों की शिकार थी वो कुछ अलग किस्म के अंतर्विरोध और विरोधाभास थे। वो केवल इससे उसका अंदाजा नहीं लगाया सकता कि एनसीपी और कांग्रेस उसको चला रहे थे। उद्धव को मुख्यमंत्री बनाना दरअसल एनसीपी की एक चाल थी। एनसीपी की अगर चाल थी या एनसीपी की कोई राजनीतिक डिजाइन थी तो उस राजनीतिक डिजाइन को कांग्रेस ने क्यों मान लिया? उस राजनीतिक डिजाइन को खुद शिवसेना ने क्यों मान लिया? तो ये सब बातें इस लिहाज से की जाती हैं कि आपको इस पूरी परिस्थिति का एक खलनायक ढूंढना है
तो आप एनसीपी को, राष्ट्रवादी कांग्रेस को और शरद पवार को एक उसका खलनायक बना दें। लेकिन पिछली बार 2 बार भारतीय जनता पार्टी और प्रयास कर चुकी है सरकार को अस्थिर करने का। उस वक्त अगर एनसीपी और शरद पवार इस सरकार के साथ मजबूती के साथ न खड़े होते तो उसको सरकार को पहले ही से अस्थिर कर दिया जाता। महाराष्ट्र में एनसीपी शिवसेना के टूटने की सबसे बड़ी वजह बनी दिखाई देती है। जाहिर है कि एनसीपी ने सरकार में शामिल होकर पूरे राज्य में अपना दबदबा बनाने का सपना देखा था, लेकिन शिवसेना के कुछ सैनिकों ने उनके ख्वाब पर पानी फेर दिया। शिवसेना को मझधार में फंसाने वाले एकनाथ शिंदे खुद को राजनीतिक तौर पर पक्का शिव सैनिक ऐसे ही नहीं बता रहे। सत्ता के मोह में हिंदुत्व को लेकर उद्धव को कटघरे में खड़ा करने वाले एकनाथ शिंदे ये सब अपने गुरु आनंद दिघे के नक्शे कदम पर ही चलकर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके गुरु आनंद दिघे का कद मुंबई से बाहर और ठाणे समेत उसके इर्द गिर्द शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे के बराबर का माना जाता रहा और अब टक्कर दूसरे जनरेशन की है। ठाणे के बाल ठाकरे कहे जाने वाले आनंद दिघे के शिष्य ने छेड़ा असली बाल ठाकरे के बेटे के खिलाफ धर्मयुद्ध। जंगलात राहून वाघाशी आणि महाराष्ट्रात राहून माझ्याशी। जब से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की सरकार को अल्पमत में लाने का ऐलान किया है, ठाणे में उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ठाणे की जिस सोसाइटी में वो रहते हैं उसके बाहर बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा के लिए एहतियातन पुलिस की गाड़ियां यहां लगा दी गई हैं। सोसाइटी के गेट के अंदर भी पुलिस की गाड़ियां लगी हैं। पुलिसकर्मी सोसाइटी के बाहर और अंदर आने वाले लोगों पर नजर बनाए हुए हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे शिवसेना के अंदर जिस विचारधारा को मानते हैं वो आनंद दिघे की कट्टर हिंदुत्व के साथ साथ जैसे को तैसा जवाब देने की विचारधारा है। आनंद दिघे को इस इलाके में धर्मवीर ऐसे ही नहीं कहा जाता और इस इलाके में एकनाथ शिंदे को उनका ही उत्तराधिकारी माना जाता है। यही वजह है कि ठाणे में ज्यादातर लोग एक सुर में एक ही बात कह रहे हैं कि ठाणे में शिवसेना मतलब एकनाथ शिंदे है और अगर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना छोड़ी तो ठाणे में शिवसेना साफ हो जाएगी। एकनाथ शिंदे साहब है तो सब कुछ है। तो शिवसेना छोड़ेंगे तो शिवसेना को एक बहुत बड़ा एक धक्का मिलेगा। शिवसेना के एकनाथ शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे अगर शिवसेना छोड़ते हैं तो क्या होगा? सरकार गिरेगी। ये तो रहे उनके समर्थक, लेकिन खुद शिंदे भी बार बार यही दोहरा रहे हैं कि वो सच्चे शिव सैनिक हैं और उनकी विचारधारा ही शिवसेना की असली विचारधारा है। जो शिवसेना के एमएलए हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उसे हम लोग आगे जाएंगे। एकनाथ शिंदे ने जिस तरह शिवसेना के खिलाफ हिंदुत्व के नाम का धर्मयुद्ध छेड़ा है उसकी पटकथा उनके गुरु रहे शिव सैनिक आनंद दिघे की कट्टरवादी विचारधारा के तहत ही है और इससे निपट पाने का रास्ता उद्धव के लिए बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी।
दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।